बिहार में आकर बीजेपी क्यों हो जाती है मजबूर? बिहार चुनाव से पहले क्यों झुक गई मोदी सरकार? क्या है रथ यात्रा से जाति जनगणना तक बीजेपी को रोकने का लालू प्लान? क्या आरक्षण पर फिर मचने वाला है बड़ा घमासान? क्या पहलगाम हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक में कोई डील हुई? क्या है जाति जनगणना पर सरकार के यू टर्न की वजह? एक सवाल सबके मन में है कि आखिर बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले क्यों जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, क्योंकि 1947 से आज तक हर सरकार इस मुद्दे को टालती आई है। मनमोहन सिंह की सरकार तो जाति जनगणना कराकर भी आंकड़े गलत बताकर इससे किनारे निकल गई, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कराने की हामी भर दी है, तो कुछ सवाल जहन में आना स्वाभाविक है। क्यों बीजेपी की रथ यात्रा बिहार में रुकी? आखिर क्यों जाति जनगणना का फैसला बिहार चुनाव से पहले हुआ? क्या पहलगाम हमले को लेकर कोई सरकार और विपक्ष में कोई बड़ी डील हुई? हर सियासी परत इस रिपोर्ट में खोलेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इस बार का बिहार चुनाव बीजेपी के लिए क्यों बहुत अहम है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि बीजेपी ने जातिगत जनगणना पर फैसला क्या किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आजादी के बाद हुई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। यह कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड का एक और बड़ा उदाहरण है। जो काम दशकों से टाला गया, उस पर कांग्रेस ने केवल दिखावटी राजनीति की। 2010 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में जाति जनगणना पर विचार का आश्वासन दिया था। इसके बाद मंत्रिमंडलीय समूह बना और कई दलों ने समर्थन भी किया, लेकिन नतीजे में केवल एक सीमित सर्वे SECC हुआ, वास्तविक जनगणना नहीं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना को सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पारदर्शिता और नीति निर्धारण से ज्यादा ध्यान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर रहा। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। हालांकि खुद RSS से लेकर बीजेपी का हर नेता ये बोलता रहा है कि जातिगत जनगणना देश को बांटने वाली सोच है, लेकिन राहुल गांधी को पता था कि यही कार्ड कांग्रेस को फिर से जिंदा कर सकता है। ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। जातिगत जनगणना भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ये अस्तित्व में आया और उनकी फूट डालो और राज करो नीति का हथियार बना। भारत में पहली बार जनगणना अंग्रेजों ने करवाई, जिसमें जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से संबंधित जानकारी भी इकट्ठा की गई। हर 10 साल में जनगणना नियमित रूप से होने लगी। इन जनगणनाओं में जाति की जानकारी ली जाती थी। 1931 में देश में अंग्रेजों ने आखिरी पूरी जनगणना करवाई। इसके मुताबिक देश में करीब 4147 जातियां दर्ज की गई थीं। 1931 की जनगणना को ही आधार मानकर बाद में मंडल आयोग ने अपने अनुमानों को ही जातियों का जानकारी का आधार बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 में जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजादी के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई। इस समय सरकार ने फैसला लिया कि जातिगत जनगणना को बंद किया जाए, ताकि सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले और जातिवाद को कम किया जा सके। केवल अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े एकत्र किए गए, क्योंकि संविधान में इनके लिए आरक्षण का प्रावधान था। 1961 से 2000 तक जनगणना में आंकड़े ही एकत्र किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और अन्य जातियों की जनसंख्या का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया। 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC कराई। हालांकि तकनीकी खामियों और डेटा में अशुद्धियों के कारण ये आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। बाद में मोदी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि 2011 के SECC डेटा में कई कमियां थीं और इसे नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, जिसे 2025 में कराने की तैयारी सरकार कर रही है। यानी साफ है कि जातिगत जनगणना केवल एक सियासी हथियार है, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों के बाद अब फिर होगा। इसका फायदा जरूर पिछड़े तबके को मिलेगा, लेकिन आजादी के 75 साल बाद इसकी जरूरत फिर पड़ना दिखाता है कि किसी भी सरकार ने संविधान की भावना के तहत काम नहीं किया, वरना इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। खैर, ये चर्चा का बड़ा मुद्दा है। अभी ये जानिए कैसे इस सियासी मुद्दे को उकसाने की कोशिश राज्यों से शुरू हुई और बाद में कांग्रेस ने उसको कैसे लपक लिया। केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराए जाने के कारण कई राज्यों ने अपने स्तर पर सर्वे कराए। बिहार 2023 में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए, जिसमें 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, 27% पिछड़ा वर्ग OBC, 19% अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की आबादी दर्ज की गई। कर्नाटक 2014 से 17 में सिद्धारमैया सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे शुरू करने का आदेश दिया, जो अभी प्रक्रिया में है। विपक्ष का मानना ये है कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। आरक्षण देने के लिए अनुमान नहीं, जातियों के सटीक आंकड़े होना जरूरी है, क्योंकि 1980 में मंडल आयोग ने आरक्षण का आधार 1931 की जनगणना को ही बनाया था। तो बीजेपी इसे देश को बांटने वाला विचार बताती रही है। बीजेपी को डर है कि जातिगत जनगणना से उसका हिंदुत्व आधारित वोट बैंक बिखर सकता है, क्योंकि मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण दिया था, जो जातिगत जनगणना के बाद बढ़ना तय है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ने का खतरा है। लेकिन सियासत और सत्ता सब कबूल कर लेती है। एक बात और कि आडवाणी जी का रथ भी लालू प्रसाद यादव ने बिहार में ही रोका था, लेकिन उसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को ही मिला। कहीं जातिगत जनगणना का फायदा भी विपक्ष की जगह बीजेपी को न मिल जाए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 3 बदला।